गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु नॉलेज पार्क। आज हम पढ़ेंगे मराठास के बारे में। देखिए, हम लोग इसको बोल सकते हैं द माइटी मराठास। अगर जिक्र करें द मुग़ल अम्पायर के बारे में या 18वीं सदी की अगर बात करें तो 18वीं सदी को कहा जाता है द डार्क एज। वेरियस हिस्टोरियंस के अनुसार उनके द्वारा जो इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने कहा है कि जो मुग़ल जो इतिहास था वो एक डार्क एज था। औरंगजेब के आते आते धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो जाता है मुग़ल अम्पायर, और नए नए सक्सेसर्स उभर कर सामने आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, है ना। और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उनका जो पर्सनालिटी होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक होता है, जिसके कारण से जो मुग़ल का जो इतिहास है वो दिन ब दिन वो डिक्लाइन होते जाता है, और ये एक नया युग, एक नया डार्क एज युग में वो शामिल हो जाता है। पर देखिए, इसी डार्क एज में बहुत सारे ऐसे ऐसे सक्सेसर स्टेट्स उभर कर सामने आए, बहुत सारे ऐसे लोकल स्टेट्स उभर कर सामने आए जिन्होंने ये जो मुग़ल जो डिनास्टी थी, जो मुग़ल अम्पायर थी, इससे पूरी तरह से झकझोर कर दिया। जैसे कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान हो गया है, अलीवर्दी खान हो गया है, और आपका क्या बोलते हैं, अवध में आपका हो गया है शुजा-उद-दौला हो गया है, और फिर आपका अवध में आपका हो गया है हैदराबाद में आपका हैदर अली हो गया है। तो ये सब सारे जो सक्सेसर स्टेट्स और इसके जो सारे जो चीफ्स थे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है एक सक्सेसर स्टेट्स को बनाने में। इनका बहुत ज़्यादा योगदान है ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, एक नया फिनेंशियल सिस्टम्स को लागू करने के लिए, नया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लाने के लिए। ये कहा नहीं जा सकता है पूरी तरह से कि मुग़ल इतिहास, जो मुग़ल आने वाला जो मुग़ल इतिहास था वो 18वीं सदी का, वो पूरी तरह से वो डार्क एज कहा जा सकता है। नहीं, इसे बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इतिहासकार जैसे इरफान हबीब हो गया है, जे एफ रिचर्ड्स हो गया है, और सतीश चंद्रा हो गया। इनके अनुसार इनका यही मत है कि जो मुग़ल डिनास्टी था, इट वाज नॉट अ डार्क एज बट इट वाज द फ्लरिशिंग with day to day in trade and commerce. So we can say that this age was the golden period of all the successor states. तो अब हम लोग बात करेंगे मराठास के बारे में। देखिए, मराठास को जो पूरी तरह से जो बनाया गया था, ये मराठास का जो पावर जो धीरे धीरे सामने आया था, वो आपका शिवाजी के द्वारा आया था। शिवाजी जिनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है मराठास को बुलंदी में, ऊंचाई में लाने के लिए। अब देखिए क्या होता है, शिवाजी के मरने के बाद इनके जो दो पुत्र हैं, एक राजा राम हो गया है और एक राजा राम हो गया है और संभाजी हो गया है। अब देखिए, इन दोनों पुत्र में से राजा राम, जो कि इन्होंने 1699 तक अपना ये रूल किया, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि 1699 में ये इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद इनकी जो वाइफ होती है ताराबाई, जो कि थ्रोन में शामिल हो जाती है। अब देखिए, थ्रोन में शामिल हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे कंटेंडर्स हैं। देखिए, मराठास को बहुत सारे ऐसे बैंड्स में डिवाइड कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे क्लैन या बहुत सारे फैमिली में डिवाइड कर दिया गया, जो हमेशा ये नहीं चाहते थे कि ये राज करे, ये रूल करे, और ये लोग हमेशा मतलब जो भी थ्रोन है उसका वो गलत दुरुपयोग करते थे। तो ताराबाई को हटाने के लिए, ताराबाई जो कि ये अपनी इनका जो बेटा था, इनका जो पुत्र था, उनका नाम था शिवाजी टू, इसके नाम से वो रूल कर रही थी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सीन क्रिएट होता है, यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ और साहू जी का सीन क्रिएट होता है। साहू जी जब जेल से निकल के आते हैं, जब जेल से वापस जब निकल के आते हैं 1707 में, तो साहू जी क्लेम करते हैं कि नो, दिस वाज माई थ्रोन। अब इसे ठीक करने के लिए, इसे पाने के लिए बालाजी विश्वनाथ, जो कि एक पेशवा थे, इनका सहारा लेते हैं, और बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इनको अपना थ्रोन मिल जाता है। और एक ट्रीटी होती है जिसका ट्रीटी का नाम है द ट्रीटी ऑफ वाराना। ट्रीटी ऑफ वाराना में होता ये है कि ताराबाई मीन्स उनका जो पुत्र है शिवाजी टू, उसको कोल्हापुर का प्रोविंस मिल जाता है। और साथ में अब क्या होता है, जो नया जो मराठा का जो नया सरदार या मराठा का जो न्यू चीफ होता है, वो होता है साहू होता है। अब देखिए, धीरे धीरे अब क्या होता है, अगर आप सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी की अगर बात करें, तो यहाँ पे होता क्या कि जो मराठा का जो पावर होता है वो
आपका शिवाजी से लेकर वो पेशवा की ओर बढ़ जा रहा है, वो पेशवा की ओर ये पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बालाजी विश्वनाथ उभर कर सामने आते हैं। बालाजी विश्वनाथ जी का डेथ के बाद इनका बेटा आता है, इनका जो पुत्र आता है बाजीराव। बाजीराव जो कि अपने मिलिट्री कैंपेन्स में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने डिप्लोमेसी में काफ़ी ज़्यादा एक बहुत बड़े पर्सनालिटी, बहुत बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स उभर कर सामने आता है। अब होता क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस था, ये मुगल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस था हैदराबाद के नवाब के लिए, निज़ाम के लिए। तो इन्होंने क्या बोलते हैं, हैदराबाद के जो निज़ाम है उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया। और लास्ट में एक ट्रीटी होता है, एक ट्रीटी होता है इन दोनों के बीच में, जिसमें ये होता है कि जो खंदेश का जो प्रोविंस हो गया है और जो मालवा का जो प्रोविंस हो गया, गुजरात का प्रोविंस हो गया, ये उनको वापस उनको मिल जाता है। अब सीन होता ये है कि जो देखिए उस समय क्या है कि ये जो एज है इसमें बहुत सारे यूरोपियंस भी उभर कर सामने आ रहे थे। ये यूरोपियंस बहुत सारे टेरिटरीज को कैप्चर कर लिए थे। इस टेरिटरी को हटाने के लिए इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। बाजीराव ने क्या किया कि जो सालसठ हो गया, बासिन हो गया, चौल में जो भी डोमेन था वो पोर्टुगीज़ का, इसे हटा दिया गया पूरी तरह से। साथ ही साथ सिद्दीज़ हो गया है जहाँ पे एबिसिनियन मुस्लिम्स रूल कर रहे थे, इसे भी इन्होंने हटा दिया गया। लास्ट में फाइनली जो मैंने आपको बताया कि हैदराबाद के जो निज़ाम के साथ जो लड़ाई चल रही थी, ये ट्रीटी ऑफ भोपाल के जरिए ये वो लड़ाई लास्ट में ये ख़त्म हो गया। और इसमें क्या हुआ कि जो मालवा का जो आपका जो प्रोविंस है, और साथ ही साथ हो गया है चंबल हो गया, नर्मदा के बीच में जो भी इसका जो भी टेरिटरीज़ है, ये सारा टेरिटरीज़ ये अब आ जाता है, उसके अंडर में आता है। बाजीराव के अंडर में ही आ जाता है। अब देखिए बाजीराव के मरने के बाद अब शाहू के जो पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव, ये बालाजी बाजीराव सामने उभर कर सामने आते हैं। अब बालाजी बाजीराव हो गया है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस अपने मिलिट्री, ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, नॉट अ मिलिट्री कैम्पन बट ही वॉज फेमस फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए क्या होता है कि इनका जो रूल था, इनका जो रेन था, ये रेन काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजेस था बहुत सारे सक्सेसर स्टेट्स के लिए। देखिए इन्हीं के टाइम में रघुजी भोसले जो कि नागपुर के जो चीफ हैं, ये उभर कर सामने आते हैं और इन्होंने चैलेंजेस करते हैं अलीवर्दी खान जो कि बंगाल का वो नवाब है। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया और बिहार का प्रोविंस को काफ़ी ज़्यादा ये रेड किया। और एक लास्ट में ट्रीटी शामिल होता है, ट्रीटी जिसमें अलीवर्दी खान और बालाजी बाजीराव के बीच में दो ट्रीटी होता है, एक ट्रीटी होता है। ट्रीटी के अनुसार क्या होता है, 1,20,000 का चौथ हो गया है और साथ में 3 प्रोविंसेस का इनको चौथ मिल जाता है 1,20,000 का। और साथ ही साथ इन्हें उड़ीसा का प्रोविंस दे दिया जाता है। किसको दे दिया जाता है, रघुजी भोसले को दे दिया जाता है। देखिए ये जो लेक्चर्स में जो बता रहा हूँ इसे आप ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिएगा, आप नोट्स बना सकते हैं इसे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी एग्जाम्स। ओके, अब देखिए क्या होता है कि बालाजी बाजीराव ट्रीटी ऑफ वाल्के करते हैं 1751 में, सलावत जंग के बीच में होता है। जो निज़ाम है, नया निज़ाम है, इसमें क्या होता है कि इनको खंदेश में इनका पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है। साथ ही साथ अब अगर इनकी मिलिट्री कैंपन्स की अगर बात करें तो ये नॉर्थ में और ईस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अपना वर्चस्व जमा है। जैसे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो नॉर्थ में जयपुर हो गया, बूंदी हो गया, कोठावा हो गया, उदयपुर का जो भी एरियाज़ हो गया है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेड किया था। साथ ही साथ अगर सक्सेसफुली जो जहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, वो हम लोग अगर देखते तो वो आपका खंदेश हो गया, मालवा हो गया, गुजरात वाला प्रोविंस में, जहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा अगर बात करें तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह से तो नहीं था, मतलब स्टेबल नहीं था, बट सम एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब थोड़ी बहुत एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव जो टूल था वहाँ पे यूज़ किया गया था, वहाँ पे अप्लाई किया था, बट कंप्लीट अगर वो देखा जाए तो वो कंप्लीट टेरिटरी उनके अंदर में नहीं था। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि ये इनका जो कंप्लीट डोमिनेंस है किसी भी टेरिटरी में, इनका मेन मकसद ये था कि रेड करो, पैसा लो, लूटो और काम ख़त्म करो, बस ये था। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाए, ये पान इंडियन एम्पायर बनाना चाहा। इससे पहले बहुत सारे ऐसे जो इनके जो प्रीडिसेसर्स थे, इन्होंने सोचा था कि हम एक पान इंडियन एम्पायर बनाएंगे, बट द लेटर सक्सेसर हो गया आफ्टर शिवाजी हो गया है। ये पूरी तरह से इनका मतलब जो मेन जो मोटिव था टू कलेक्ट सरदेशमुखी और चौथ हो गया है इन ऑल द टेरिटरीज इन ऑल द प्रोविंसेस ऑफ नॉर्थ, वेस्ट और साउथ हो गया। हालांकि साउथ में हम बात नहीं करेंगे, तो वेस्ट में जैसे दक्कन वाला पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने जो चौथ हो गया सरदेशमुखी इन्होंने अर्जित
काट डाला। साथ ही साथ इसी को देखते हुए और एक और बात, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैंड्स में इन्होंने, बहुत सारे फैमिलीज़ में ये लोग बढ़ गए थे। जैसे कि इंदौर के होलकर हो गया है, बड़ौदा के गायकवाड़ हो गए हैं, और नागपुर के आपका भोसले हो गया। ये सब आपस में, ये लोग आपस में ये थ्रोन के लिए लड़ाई करते रहते हैं, जिसका जो बड़ा जो कंटेंडर्स बीच में जो शामिल आया वो इंग्लिश था। ये काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से चैलेंज दिया। साथ ही साथ अहमद शाह अब्दाली जो कि एक पर्शियन किंग है, सॉरी एक अफगानी किंग है, अफगानी किंग जो 1739 से 1740 में इनका जो इन्वेजन होता है, और साथ ही साथ 1751 में द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें पूरी तरह से मराठा की हार हो जाती है, और लास्ट में फाइनली मराठा का वर्चस्व पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और इससे वर्चस्व को बनाने रखने के लिए रघुनाथ भोसले आता है, सामने आता है, माधवराव सामने आता है, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल हो गया है टू रिगेन दी ग्लोरी ऑफ मराठा अम्पायर। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर द मराठा अम्पायर। सो आज के लिए इतना ही था। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरे आने वाले वीडियो में अपडेट आप लोग जरूर रहिएगा। सो आज का लेक्चर द मराठास। आने वाले दिनों में मैं और भी कुछ आपको, देखिए मेरा जो टॉपिक से मेरा कांस्टेंट नहीं चल रहा है, मैं आपको रेलिवेंट टॉपिक ही आपको उठा के आपको मैं बता रहा हूँ। सो थैंक यू, नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।